हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। यूनिट 3, टॉपिक नंबर 3, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, पोषण मूल्यांकन एवं कुपोषण। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। टॉपिक 1 में हमने पढ़ा था कि फूड और न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। टॉपिक 2 में हमने पढ़ा था कि फूड, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। आज टॉपिक 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेंगे तो जो हमें माल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण होगा, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। फिर टॉपिक 4 है, वो हमें ये बताएगा कि सरकार और हम क्या कर सकते हैं इस माल न्यूट्रिशन से, इस कुपोषण से बचने के लिए। ठीक है। और फिर टॉपिक नंबर 5 होगा जो हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएगा, जिससे इनकी डिफिशियंसी से क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीज होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। और ऐसे करके यूनिट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं। चलिए समझाता हूँ आपको मैं क्या होता है। अगर प्रॉपर तरीके से कोई बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो सीधी सी बात है कि उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। अब उस न्यूट्रिशन की कमी को पता करने की कुछ तकनीकें हैं, उसके बारे में ये टॉपिक हमसे पूछ रहा है और यहाँ से आपसे सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप याद कर लीजिए ABCD, ये 4 तकनीकें आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और ये ABCD से ही स्टार्ट होते हैं। चलिए, तो नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा एंथ्रोपोमेट्रिक, B से बायोकेमिकल टेक्निक, C से क्लिनिकल और D से डाइटरी। इतना आसान बना दूंगा कि छोटे से बच्चे को भी समझा पाओगे। ठीक है, बस ध्यान से पूरा लेक्चर लेना। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, मानव माप संबंधी परीक्षण। समझिए क्या होता है। मतलब इसका है बॉडी के साइज और शेप का मेजरमेंट करना। नहीं समझ आया होगा, समझो एग्जांपल से। जैसे किसी का वेट पता करना, अगर कम है उसकी एज के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। उसकी हाइट चेक करना, एज के अकॉर्डिंग और उसकी हाइट नहीं बढ़ी है तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसकी हाइट कम है, इसका मतलब इसको न्यूट्रिशंस की कमी है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में बच्चों का वेट और हाइट चार्ट पे रिकॉर्ड होता है, अगर कभी आप स्कूल में गए होंगे तो अगर बच्चा अपनी एज के हिसाब से कम वेट का है या फिर उसकी हाइट प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं कि वो अंडर न्यूरिस्ड है, यानी कि वो कुपोषित बच्चा है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यही सारी चीज़ें ये तरीका हमको बताता है। ठीक है, चलिए देखिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर अंडर वेट है तो माल न्यूट्रिशन है। देखिए हाइट देख लीजिए, वेट, और इसके अलावा फिर हमारा आता है VMI, बॉडी मास इंडेक्स। हम लास्ट टॉपिक में हमने इसको अच्छे से कवर किया था, MCQs में भी इसको कवर किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से मैंने वो वैल्यूज़ लिख दिए कि अगर BMI निकालते हैं हम, ये यहाँ निकालने के तरीके हो गए इसका फॉर्मूला। और BMI अगर 16 है, 16 से कम है तो कहेंगे इसको सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर कुपोषण। ये आपसे डायरेक्ट सवाल बेटा यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस डेटा को याद रखना। ठीक है, आपसे बोल देगा कि बताइए मध्यम कुपोषण है तो उसका BMI कितना होगा, तो बता देंगे आप 16 to 16.9 होगा। हल्का कुपोषण अगर आपसे माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन बोलेगा तब आप 17 to 18.4 इतना बताएंगे। सामान्य मैंने आपको बताया था 18.5 से 24.9। ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं पढ़ना है। सेकंड हमारी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल असेसमेंट, जैव रासायनिक परीक्षण। समझिए क्या होता है। मतलब इसका है, अगर आप देख कर के बच्चे को नहीं बता पा रहे हो, उसकी हाइट ठीक है, उसका वेट भी ठीक है, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर है, तो उसके लिए हमको बायोकेमिकल टेस्ट करना होता है। अरे डॉक्टर के पास जब भी छोटे बच्चे को या आपको किसी को भी हम लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है भैया इसका ब्लड टेस्ट कर पाओ, और लगता है इसका आयरन कम है, लगता है इसमें खून की कमी है। तो ये जो टेस्ट करा रहे हैं ना, यही तरीका होता है आपके न्यूट्रिशन को चेक करने का। इसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल असेसमेंट टेस्ट। यहाँ पे आप कह सकते हो ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, इनको अगर चेक करवाते हैं, इनकी हम जांच करवाते हैं तो ये क्या होगा बेटा, बायोकेमिकल असेसमेंट इसको हम कहेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हम ये यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें माल न्यूट्रिशंस को पता करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम सेकंड नंबर का पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल असेसमेंट। इससे पहले अभी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं जिसका नाम था एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा आँखों से देख के पता लगाते हैं कि बच्चे की हाइट कम है या उसका वेट कम है। समझ गए। अगर इससे पता नहीं लगा पाते तो फिर हम उसका
हीमोग्लोबिन यानी हम उसका ब्लड टेस्ट, उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि बच्चे में न्यूट्रिशंस की मात्रा कैसी है। जैसे मान के चलो हमने हीमोग्लोबिन का टेस्ट उसका करवाया और 12 ग्राम पर डेसीलीटर अगर ये फीमेल में इतना निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनीमिया डिटेक्ट हो गया इसमें, यानी कि इसमें खून की कमी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें आयरन की कमी है। सिंपल बात है, इतना समझ गए। वहीं मेल के लिए कितना, 13 ग्राम पर डेसीलीटर, समझ रहे हो, ये एनीमिया तब इसको बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सीरम का टेस्ट करवाते हैं। सीरम में अगर एल्ब्यूमिन टेस्ट हुआ और ये इसमें डिटेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बच्चे में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में ग्लूकोज को देखते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का स्तर कम है तो इसको हम हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं, और अगर ज़्यादा है तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन वहीं साइंस की भाषा में इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, सीरम में रेटिनॉल का टेस्ट कराया और इसकी कमी है तो इसका मतलब है विटामिन ए की डिफिशियंसी है, विटामिन ए की कमी है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, इनको आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यूरिन का आयोडीन टेस्ट कराया तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो देखिए, डिटेक्ट डिफिशियंसी बिफोर सिम्टम्स अपीयर, कह रहा है लक्षणों के आने से पहले ही पता चल जाता है। वह इसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव लैब्स और ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। बेसिकली हम मार्केट में भी छोटी मोटी दुकानों से करवा लेते हैं। चलिए, तो हमारा सी 3rd नंबर का हमारा असेसमेंट टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल असेसमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं नैदानिक परीक्षण। इसको समझिए क्या है, जैसे मतलब फिजिकल साइंस को देखना, फिजिकल आपके तौर तरीक़ों को देख करके इससे पता लगाया जाता है। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे दूध दही नहीं खाते हैं उनके जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं और उनकी हाइट भी धीमे धीमे बढ़ती है। या फिर आपने, मैं इसको पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि फिजिकल साइन देख करके आप बता दो कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए, जैसे और क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके हेयर ऑब्जर्व करते हैं। हमने देखा कि उसके जो हेयर हैं वो काफ़ी थिन हैं, आसानी से टूट रहे हैं, कि उसमें प्रोटीन की कमी है, यानी वो जो डाइट ले रहा है, जो खाना खा रहा है, उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहा है और प्रोटीन वाली डाइट वो नहीं ले रहा है जितनी उसके लिए चाहिए। ठीक है, उसको आइज़ में नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, या फिर बाइटॉट स्पॉट है, तो यानी विटामिन ए रेटिनॉल की कमी है उसके अंदर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है आयरन डिफिशियंसी, अगर इसमें आयरन की कमी है तो पीलापन इसकी आंखों पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर उसकी स्किन ड्राई है तो इसका मतलब विटामिन ए की कमी है। बाकी सारी चीज़ें एक बार मैं आपसे बोलूँगा कि इसको लेक्चर को लेने के बाद इसको पढ़ जरूर लेना पूरे टॉपिक को। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सा है। फिर हम उसके नेल्स देख के बता सकते हैं। आपने देखा हो कई लोगों के स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, उनमें आयरन की कमी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, माउथ एंड टंग ये सूज जाते हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी की कमी हो जाती है। ठीक है, एक हम देखते हैं एडिमा। एडिमा यानी कि सूजन को हम बोलते हैं, स्वेलिंग को बोलते हैं। पैरों में यहाँ पे अगर सूजन आ रही है तो इसका मतलब है प्रोटीन डिफिशियंसी है। क्वाशियोरकर बीमारी के ये साइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन, साइन ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, बच्चों की अगर वृद्धि रुक गई है, अगर फेलियर है, अगर वृद्धि रुक गई है तो इसका मतलब है कि उसमें क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, यानी बहुत लंबे समय से वो कुपोषित है, बहुत लंबे समय से बेचारे को उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। एडवांटेज इसके भी हैं, बहुत जल्दी ये जांच पता चल जाती है इससे, क्योंकि आपने बच्चों को देखा और देखते ही तुरंत जज कर दिया। ठीक है, चलिए, अपीयर्स ओनली इन एडवांस स्टेजेस ऑफ डिफिशियंसी, लेकिन इसका ये लिमिटेशन है, नुकसान है कि बहुत प्रॉपर, जब बहुत ज़्यादा उसकी माल न्यूट्रिशन उसमें हो जाएगा, कमी हो जाएगी न्यूट्रिशन की, तभी आप बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा है जिसको आपके हिसाब से होना चाहिए उसमें 20 kg वेट, ठीक है, लेकिन वो माल न्यूट्रिशन है, उसको डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, सारी चीज़ें, तो मान के चलिए वो 18 kg का है, तो इसको आप आसानी से इसको नहीं बता सकते हो डिटेक्ट करके। लेकिन मान के चलिए ये 10 kg का ही है, आधा वेट हो गया, तो यानी कि बहुत स्थिति इसकी ज़्यादा ख़राब है। तब ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी तभी आप इसको जो डिटेक्ट कर पाते हो, ये इसकी कमी है। ABC हो गया हमारा। अब हम डी पे चलते हैं, इसको बोलते हैं डाइटरी असेसमेंट, यानी आहार का मूल्यांकन करना। चलिए, इसमें हम देखते हैं, सिंपल भाषा में समझिए कि आपने क्या खाया, आपने कितना खाया, कब खाया और कितनी बार खाया। इस तरह से जो सवाल
सवालों के जवाब आप उसमें करते हो। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने दोस्त को पूछो कि भाई तू रोज़ दूध पीता है क्या, तो अब वो बोलेगा हाँ पीता हूँ। तब आपने क्या किया, डाइटरी असेसमेंट लगाया, यानी कि आपने पता किया अच्छा दूध पीता है तो इसमें कैल्शियम भी मिलता है, इसको प्रोटीन भी मिलता है, यानी इसमें ताकत है तो मुझे पीट देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात एग्जाम्पल से, कि डाइटरी असेसमेंट से हमने पता लगाया। हम किसी के बारे में पूछते हैं आप क्या खाते हो, और फिर हम बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन इसमें है, इसमें न्यूट्रिशंस की कमी है, या फिर इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, ये तो हेल्दी है। समझ में आया? चलिए कैसे पता करते हैं बताइए। 24 घंटे का पिछले का हम रिकॉर्ड देखते हैं कि आपने क्या खाया, ठीक है। फूड की हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि आपने कितनी बार खाया, इसी से तो पता लगाइएगा आप कि इसने कितनी बार खाया है और 24 घंटे में कितनी बार क्या क्या खाया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है वीमेंट मेथड, एक्चुअल वेइंग ऑफ फूड बिफोर कंजम्पशन, खाना तौल कर रिकॉर्ड करना। इसका मतलब क्या होता है, आपने उससे पूछा अच्छा भैया दूध पिया आपने, उसने बोला हाँ पिया। आप उससे पूछोगे बताइए कितना पिया आपने, वो बोलेगा भैया मैंने 1 लीटर पिया। अब आप 1 लीटर से आइडिया लगा सकते हो कि 1 लीटर में ऑलमोस्ट 4 ग्लास दूध आता है। 4 ग्लास मतलब 1 ग्लास में होता है 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन। 4 ग्लास पिया है तो इंटू 4, 32 ग्राम प्रोटीन इसमें है। उसमें 30 kg वेट है उसमें, और उसने 32 ग्राम प्रोटीन लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए, इसका मतलब सही से लिया है। समझ गए? चलिए डाइटरी हिस्ट्री, हफ्ते अगर उसको ऐसे नहीं पता चल पा रहा, एक दिन की डाइट से आप नहीं पता लगा पा रहे हो, आप उससे पूछोगे चल भाई बता 1 हफ्ते में तूने क्या क्या खाया, 1 महीने में तूने क्या क्या खाया। इससे भी आपका मन नहीं भरा, इससे भी आप नहीं पता लगा पा रहे हो, तो आप उस व्यक्ति को एक पेन और पेपर दे दोगे और बोलोगे चल लिख ऐसे, बता तूने क्या क्या खाया। तो इन सारे मेथड से आप बता सकते हो कि भाई कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन उसमें है प्रॉपर बॉडी में या फिर नहीं है। एडवांटेज बताइए सर इसके, चीप है, सस्ता है और आसान है। पूछना ही तो है बस आपको, कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। लिमिटेशन क्या है, रिकॉल बायस है, जिससे पूछ रहे हो पता चलो उसको याद ही नहीं है। उसने परसों खाया दाल चावल, कि अच्छा भैया बताइए दाल चावल आपने कब खाया, पता चले 1 महीने पहले खाया है, बोला भैया कल ही खाया है, तो यानी कि भूल सकता है वो। चलिए तो ये सारी चीज़ें हैं, याददाश्त पे निर्भर है यही सारी चीज़ें। चलिए आपको लगता है कि सर इतना तो बता दिया, 1-2 और बता दीजिए। ये तो सारे इंपॉर्टेंट थे, और इसके अलावा 2 मैंने और लिख दिए। एक है इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, कैसे पता लगाना है, सैनिटेशन, पावर्टी, फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है, इससे हम पता लगाते हैं कि गरीबी, पानी और भोजन की उपलब्धता वहाँ कितनी है। आप किसी स्थिति में कहीं आप किसी कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ की स्थिति को पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को देख करके आप बता दोगे कि यहाँ के लोगों की डाइट कैसी होगी, या न्यूट्रिशंस बच्चों को कैसे मिलते होंगे, बड़ों को बुजुर्गों को कैसे मिलते होंगे, और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है, ये आप बता सकते हो। अगला है फंक्शनल असेसमेंट। ये क्या होगा, अरे फंक्शन करवा के देख लिया, खड़ा कर दिया, भैया आओ पुशअप लगा के दिखाओ, आओ भैया मेरी जितनी रनिंग करके बताओ, समझ में आ रहा है। लिखा है हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ, बोल दिया चलो भैया इस पे लटक के दिखाओ। वर्क कैपेसिटी, भैया आप 3 घंटे काम कर सकते हो मेरे साथ, सिंपल सी बात है, सीधा उससे प्रैक्टिकली आपने करवा लिया, तो ये हम कह सकते हैं। चलिए तो ये हमने क्या देखा कि माल न्यूट्रिशन को पता करने के तरीके होते हैं। माल न्यूट्रिशन आप जानते हो, इससे पहले हमने बैलेंस डाइट को पढ़ा था। अगर बैलेंस डाइट कोई नहीं लेता है तो सीधी सी बात है उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकंड है जी कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण। अब जब हमने कुपोषण के बारे में पता कर लिया किसी भी एक तरीके से, तो अब हम पढ़ेंगे कि कुपोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक तो होगा डायरेक्ट कारण, एक होगा इनडायरेक्ट कारण, इसका कॉज, एक होगा स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक तरीका एक होगा जिसके कारण कुपोषण हो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से तीनों को समझते हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं कुपोषण, यहाँ लिखा हुआ है कि ये माल न्यूट्रिशन होता क्या है, डिफिशियंसी हो जाएगी किसी चीज़ की। चलिए यहाँ लिखा है एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। सर क्या प्रोटीन हमने अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा खा लिया तब भी हम बोलेंगे कुपोषित हैं? सर बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंस डाइट इससे पहले पढ़ा था हमने, उसका कारण पढ़ने का यही है इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि न तो पानी को हमको 1 लीटर या 1.5 लीटर पीना है, नहीं हमको 10 लीटर पीना है, हमको पीना है 2 से 3 लीटर के बीच में। समझ आ रहा है, बैलेंस डाइट, इसीलिए हमने इसको पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ अगर कोई करता है, कम खाता है या तो अपनी डेली रिक्वायरमेंट से, रेगुलर डाइटरी अलाउंसेस ही मैंने बताया था ना आपको, तो ये आरडीए मैंने आपको बताया था ना कि आपका डेली का कंजम्पशन कितना होना चाहिए, वही आपको करना है, 9 से कम 9 से ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो हम पहला देखते हैं इमीडिएट कॉज क्या है, प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक, सबसे पहला है इनएडिकेट
फूड इनटेक यानी कि कम खाना। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे बच्चे जिनको खाना दे दो आप, खाएगा ही नहीं, नखरे दिखाएगा। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो बीमार है, उसको या तो डायरिया है, या उसको टीबी है, या उसको मेजल्स है, HIV, कुछ भी उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका खाने में मन नहीं लगता, या फिर पर्याप्त भोजन की उसके पास कमी है। ठीक है, बिहार में आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, शायद अक्टूबर या नवंबर में। तो अभी वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। तो अभी उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि वो एक ऐसे बच्चे से मिले जिसको जब उन्होंने खाना खिलाया तो उसने बोला कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना खाना प्रॉपर नहीं खाया कि मेरा पेट भर गया हो और मेरी थाली में खाना बचा हो। यानी मैंने जब उस बच्चे को देखा तो वो 15 साल का था, यानी कि 15 साल का एक ऐसा बच्चा जिसने कभी इतना भरपेट खाना ही नहीं खाया। ये स्थिति है। ठीक है, तो सोचिए, पर्याप्त भोजन की कमी है, ये एक डायरेक्ट कारण है, रीज़न है। ठीक है, दूसरा बीमार है तो सीधी सी बात है, खाना नहीं खाएगा तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ये हमने एक रीज़न समझ लिया। ये ना खतरनाक भी होता है ज़्यादा। रीज़न इसका ये, जैसे मान के चलिए एक तो बच्चा कम खाता है, ऊपर से उसको डायरिया हो गया है, तो बार बार उसको कभी वॉमिटिंग होगी, कभी उसको लूज मोशंस लगेंगे, तो उसका रहा बचा उसकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो भी उसके बाहर चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं इसको डबल माल न्यूट्रिशन रिस्क इसको बोला जाता है, इस वाले कारण को। ठीक है, चलिए सेकंड कारण हम देखते हैं, अंडरलाइंग कॉजेस, अप्रत्यक्ष कारण, इनडायरेक्ट कारण इसका है। क्या है बताइए, समझिए। सबसे पहला क्या क्या हो सकता है? पॉवर्टी, गरीबी है, तो बताइए कैसे खाएगा बच्चा। अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, सिंपल बात है। हाई फूड प्राइजेस, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि खाना वो प्रॉपर तरीके से ला नहीं पा रहे हैं, अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, खाना उनको नहीं मिल पाएगा। बहुत सिंपल कारण है। ठीक है, चलिए पुअर सैनिटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। लेट इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, बच्चे को या तो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कितनी कराना है, कब तक कराना है, किस एज से शुरू कराना है और किस एज तक करवाना है, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं करवाई हैं, तब बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, वही पुअर सैनिटेशन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, अस्वच्छ पानी, ठीक है, ख़राब सफाई, अस्वच्छ पानी, ख़राब सफाई, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये अप्रत्यक्ष कारणों में आती हैं। एक बार इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लें, इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला है बेसिक कॉजेज। देखो बेटा, ये सारी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइन टू लाइन, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इनको केवल आपको इतना याद रखना है कि इनमें से डायरेक्ट कॉज कौन सा है, इनडायरेक्ट कॉज कौन सा है। ठीक है, बस इससे थोड़ा सा आपका दिमाग है खुल जाएगा बस, है ना। चलिए, तो थर्ड है हमारा बेसिक कॉजेज स्ट्रक्चरल, मूल कारण संरचनात्मक। चलिए, क्या हो सकता है, बेसिकली समझाता हूँ। फूड इनसिक्योरिटी होना। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब रहता है कि यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, और हो भी रहा है तो उसकी सेफ्टी है, उसको इंश्योर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कैसे करना है, बचा के कैसे रखना है फंगस से, वो सारी चीज़ें अगर उनको नहीं पता है तो इसको बोलेंगे हम क्या, फूड इनसिक्योरिटी। नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, है ना, कभी बाढ़ आ गई, कभी पानी ज़्यादा हो गया, तो कभी बारिश कम है तो कभी बारिश ज़्यादा हो गई। लड़ाइयाँ हो गई, जैसे यूक्रेन वॉर हो रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर हो रही है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं आपने देखा होगा क्या स्थिति है उनकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है सोशल टैबूज, जैसे हर किसी के घर में एक दो साइंटिस्ट होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को, अरे तुमने ये क्यों खा लिया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, बच्चे पे असर पड़ेगा। उसने रख दिया, ठीक है भाई, नहीं खाएंगे। तभी कोई दूसरा आता है, अरे तुमने ये क्यों नहीं खाया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो ये खाना चाहिए, बच्चे पे असर गलत पड़ेगा इसका। अब क्या करे अगला, खाए या ना खाए। तो इस तरह से जो सोशल कुछ टैबूज होते हैं वो भी इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से माल न्यूट्रिशन का कारण बनते हैं। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, माल न्यूट्रिशन को पता करने के टेक्निक्स, तरीके समझे। पहले ABCD के नाम से थे वो। उसके बाद हमने माल न्यूट्रिशन के कॉजेस देखे, जिसमें कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ स्ट्रक्चरल थे। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे इससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर हो जाएगा, मेरिस्मस हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अगर हो गई तो यहाँ पे अनीमिया, आयरन की कमी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A की कमी से, और गोइटर, ये आयोडीन की कमी से हो जाएगा। ओवर न्यूट्रिशन अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो फिर आपको मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ हो जाएंगे। इसको एक बार आप रीड कर लेना। चलिए, तो हमारा थर्ड है पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की रोकथाम, कैसे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, थर्ड हमारा ये पॉइंट है, 2 हम पढ़ चुके हैं, इसको समझेंगे हम। पहला है शॉर्ट टर्म मेजर्स, अल्पकालिक उपाय। अगर आपको बहुत बेसिक करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंटेशन,
पूरक आहार, आप खाना तो दे ही रहे हैं, खाने के साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्स दीजिए, जैसे आयरन की टैबलेट्स दे दी आपने, विटामिन ए के कैप्सूल्स दे दिए, आयरन की किसको, हमने एनीमिया में वुमेन को दे दी, और ये वाले फॉलिक एसिड के टैबलेट्स ये बच्चों को, वुमेन्स को दे दिए, ठीक है। विटामिन ए के कैप्सूल्स दे दिए, समझ रहे हो ना। जिंक विद ORS, ये डायरिया में ये दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, आप प्रॉपर खाना तो दे रहे हो, उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को भी दे रहे हो, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को और महिलाओं को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। ये वाली बात समझ ली आपने। एक होता है फूड फोर्टिफिकेशन, इसको हम समझ चुके हैं यूनिट 1 में ही। फोर्टिफिकेशन जैसे मान कैल्शियम या सोडियम की अगर कमी है, आयोडाइज सॉल्ट देते हैं, जैसे आयोडीन की कमी है तो आयोडाइज सॉल्ट देते हैं। फोर्टिफिकेशन वाला वीट देते हैं, जिससे आयरन, फॉलिक एसिड, B12 ये हमको मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है। ईडेबल जो ऑयल रहते हैं फूड फोर्टिफाइड, उनको देते हैं, जिससे विटामिन ए और डी की कमी पूरी हो जाती है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट देंगे तो उससे आयरन और आयोडीन दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत बेसिक्स हैं ये, ठीक। लॉन्ग टर्म मेजर्स देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन की एजुकेशन दो, बच्चों को समझाओ कि उसको एग खाना है, दूध पीना है, या फिर उसको मोमोज खाने हैं। एजुकेशन उसको आपको देनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है प्रॉपर, कितने समय तक कितनी बार करानी है, इसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी, एजुकेशन होनी चाहिए मदर को। बैलेंस डाइट देनी चाहिए और हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करो, जैसे कि प्रॉपर तरीके से उसको खाद देना है ना, और जो सीड्स होते हैं उनका अच्छे सीड्स का यूज़ करना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS इंडिया में, इसको अच्छे से प्रमोट करना, या फिर इसको अच्छे से इसके जो फ्लॉज हैं उनको ख़त्म करना, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन स्टोरेज इनको इम्प्रूव करना। क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, जिसमें मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग इन फूड, इनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आज उसकी इच्छा है कि भाई आज उसको दाल चावल खाने हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ गया, नहीं भाई आज तो ककोरा की सब्ज़ी बनाओ, आज तो लौकी की सब्ज़ी बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात, बेसिक सी बातें हैं ये, ठीक है। उसके अलावा जो सरकारें कुछ प्रोग्राम्स चलाती हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील स्कीम, पोषण अभियान और नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ठीक है, ये सारे के सारे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का चक्र। गरीब का बच्चा है, खाना कम खाएगा तो वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर हो जाएगी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो बार बार बीमार होगा, और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, स्कूल मिस कर देगा, बड़ा हो जाएगा तो भाई उसको जॉब नहीं लगेगी क्योंकि उसने स्कूल मिस कर दिया, कमाई कम करेगा तो खाना अरेंज नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके बच्चे भी माल न्यूरिस्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो उसके बच्चे भी कैसे हो जाएंगे, माल न्यूरिस्ट हो जाएंगे, और ये कुपोषण का चक्र चलता रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर डाइट, यानी उसकी डाइट अगर ख़राब है तो वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी वो बीमार होगा, उससे उसकी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। पुअर प्रोडक्टिविटी, काम कोई अच्छे से कर नहीं पाएगा, ना पढ़ाई कर पाएगा, ना कोई फंक्शन कर पाएगी उसकी बॉडी अच्छे से, तो गरीब ही रह जाएगा बेचारा, कमा नहीं पाएगा, गरीब रह जाएगा। तो पुअर डाइट अगेन, इसके बच्चे की भी पुअर डाइट में रहेंगे, इसी को कुपोषण का चक्र कहते हैं, साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको तोड़ना है भाई कैसे, एजुकेशन से और हेल्थ प्रोग्राम्स के द्वारा। तो देखो मेरे भाई, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिशन असेसमेंट के 4 मेथड्स क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं उसको हमने डिवाइड करके पढ़ा है, और प्रिवेंशन के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेजर्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। समझ गए ना मेरी बात, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़े थे कि राष्ट्रीय प्रोग्राम क्या क्या हैं इसको माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये आपने यहाँ देखा, MDM मिड डे मील, ICDS पोषण अभियान और नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। अब आप कहेंगे सर इनको समझा दीजिए, तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके लिए आना नेक्स्ट वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 4 हम वहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए,